Hello students, welcome back to another video from my YouTube channel Biology class. In this part we are going to evolution part 2. Okay, very first we will discuss theory of natural selection, है ना। अपन ने लास्ट पार्ट में अपन ने एवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 7। वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है क्योंकि इसका वेटेज भी कम ही है, लेकिन बट फिर भी अपने को तो देखना ही है चैप्टर 7 एवोल्यूशन में थ्योरी ऑफ। मोस्टली आपने देखा होगा यूट्यूब पर मोस्टली टीचर्स ने क्या किया, इसका ओनली वन पार्ट में ही इसको वन शॉट में ही इसको कंप्लीट कर दिया था, बट अपन इसको सेकंड पार्ट तो है ये, थर्ड पार्ट भी आई थिंक आ ही जाएगा। इसका कोशिश करूँगी 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की इसको, है ना। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में कहना चाहिए इस चैप्टर में विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हाउ द कहना चाहिए अपने को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को अपन डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, है ना, और डिफ्रेंशिएट भी इसको अदर थ्योरी से कैसे कर सकते हैं, ये इसमें अपने को डिस्कस करना है। नाउ इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में इफ़ वी विल नॉट डिस्कस अबाउट सर डार्विन सर की जो थ्योरी है उसके बिना तो एवोल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, बिकॉज एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये फेमस साइंटिस्ट हैं कौन, डार्विन। इनका नेम एवोल्यूशन में ज़रूर आता है, ठीक है ना, और इनके बिना ये थ्योरी कंप्लीट भी नहीं होती। एनसीईआरटी में इनके शिप का एक नेम भी गिवन है, अपन ने देखा है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। क्या नेम है इनके शिप का, HMS वीगल। इट मीन्स इन्होंने क्या किया था अपनी डिस्कवरी के टाइम पर, जब ऑल वर्ल्ड का इन्होंने एक तरह से मतलब राउंड लगाया था, है ना, तब इन्होंने इस शिप का यूज़ किया था जिस शिप का नेम है क्या, HMS Beagle. A sea voyage in a sail ship called HMS Beagle राउंड द वर्ल्ड। डार्विन ने डिफरेंट जो आयरलैंड थे उनके जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, इफ़ किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की अपन बात करें, दैट पॉपुलेशन के एवरी पर्सन में जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, जब हर ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन में है जो वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो पॉपुलेशन कांस्टेंट क्यों हुई, स्टेबल क्यों हुई, ये क्वेश्चन आता है, और कैसे हुई, ये चीज़ें अपने को इसमें डिस्कस करनी है। तो एक टर्म आइडेंटिफाई हुआ, नेचुरल सिलेक्शन, जो मैंने यहाँ पर आपको हेडिंग डाल रखी है। तो मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, नेचर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा। सो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डिपेंड थी किस पर, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। किस पर नेचुरल की थ्योरी किस पर डिपेंड थी, नेचुरल सिलेक्शन की रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर डिपेंड करती थी, ठीक है ना। और इट मीन्स क्या हुआ, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली हेल्दी थे, नेचर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करेगा। सो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी मैंने कहा डिपेंड थी रिप्रोडक्टिव फिटनेस पर। ओके, नाउ अब अपन देखते हैं इसमें अलोंग विद दिस एक साइंटिस्ट का नेम और आता है यहाँ पर, थॉमस, और आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा मैथस
ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था, एक ऐसे लिखा था पॉपुलेशन पर। इन्होंने उसमें लिखा था कि किसी भी एक ऐसे लिखा था इन्होंने किस पर, पॉपुलेशन पर, और उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था, अपन बात करें ऐसे की तो कि पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जाती है, राइट। फिर भी स्टेबल है, ऐसा क्यों? बाद में पता चला कि कंपटीशन होता है इनके बीच में, बिकॉज सेम पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म में फूड है, सेक्स है, रिसोर्सेज के लिए इनमें फाइट होती है, फाइटिंग होती है। मीन्स क्योंकि उस टाइम पर जो रिसोर्सेज थे ना वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, लिमिट में थे, तो क्या होता था इन ऑर्गेनिजम्स में आपस में फूड के लिए, सेक्स के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए फाइटिंग होती थी। सो कंपटीशन में जो सरवाइव कर जाते थे, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाते थे वो ऑर्गेनिज्म तो क्या होता था, सुपीरियर हो गए, और जो सरवाइव नहीं कर पाते थे वो ऑर्गेनिज्म इन्फीरियर में आ जाते थे। ओके, इन्फीरियर हो जाते थे। अब ठीक है, मैंने कहा कि कंपटीशन में सुपीरियर होता है तो सरवाइव कर जाता है, बट इन्फीरियर क्या होता है, पीछे रह जाता है, और मीन्स एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। जो नहीं सरवाइव कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। आज भी अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखें, आजकल तो कंपटीशन का वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़माना आ गया है, तो अपन देखें तो भाई जो स्टूडेंट 99.9 आजकल रेशो जाने लग गया है, आपने देखा होगा परसेंटेज का। तो जो सरवाइव कर जाते हैं वो उस परसेंटेज में आ गए, वो तो सरवाइव कर जाते हैं, सुपीरियर बन जाते हैं, और जो नहीं कर पाते वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अपने नीट वगैरह में भी अपन देखते हैं भाई इस तरह का ही कॉम्पिटिशन चलता है ना। बिकॉज फूड रिसोर्सेज उस टाइम पर क्या थे, लिमिटेड थे, जैसा मैंने आपको बताया था। ड्यू टू दिस रीजन सुपीरियर जो थे वो रिप्रोडक्टिवली फिट रहते थे, और इसी रीजन की वजह से जो डार्विन है इन्फ्लुएंस हो गए थे। मतलब इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ना, ऐसे लिखा था, इसकी वजह से जो डार्विन सर हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। ओके, अब ये इन्फ्लुएंस हो गए थे तो फिर क्या हुआ, नाउ वी विल डिस्कस, कहना चाहिए अपने को पैलेंटोलॉजी। अब पैलेंटियोलॉजी जो है उसमें क्या दिया था, एक पॉइंट आता है यहाँ पर, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ, नेम लिखे अपन यहाँ पर, पैलियोंटोलॉजी। अब ये क्या चीज़ है ये भी अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, क्या है ये, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो एविडेंस हमें फॉसिल्स से रिलेटेड मिल रहे हैं। अपन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मीन्स एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, चेंजेस, जो चेंजेस आए हैं अब उसके पहले जो एनिमल्स कैसे थे वो एविडेंस अपने को मिले। नाउ ये फॉसिल्स हमें क्यों कंपलसरी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि क्या है ये, इसकी स्टडी अपन करेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में, और इसकी स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं, पैलेंटियोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। अब अपना यहाँ पर आता है एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन में करेंगे अपन इसको, है ना। इजी सा चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है। एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन केम फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, है ना, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, मॉलिक्यूलर होमोलॉजी एंड बायोग्राफी, है ना। फॉसिल्स मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड जो है फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो अपन स्टडी करते हैं ना, सबसे पहला मैंने लिखा था टाइप किसके बेस पर करते हैं, इसके नंबर 2 आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। नंबर 3 आ जाता है क्या, कंपैरेटिव एनाटॉमी,
comparative anatomy. Fourth number we can take anatomy and morphology. इसमें ले सकते हैं morphology को भी, morphology and फोर्थ नंबर में ले सकते हैं अपन molecular homeology. ये सब आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें से ले नहीं रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर के लिए इतना ही सफिशिएंट है. एंड फिफ्थ बायो जियोग्राफी है ना. जैसे कि मैंने एज आई टोल्ड यू, फॉसिल्स मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स हैं, दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स, है ना. देयर आर कहना चाहिए इम्प्रेशंस ओनली डेड एंड रिमेन्स. नाउ इन फॉसिल्स को के थ्रू ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं एग्जिस्टेंस हो गए थे, उन्हें कितना टाइम हो गया है एग्जिट हुए, इनका स्ट्रक्चर कैसा था. सो स्टूडेंट्स, इफ़ हमें एग्जिस्टिंग की स्टडी के लिए फॉसिल्स कंपलसरी हैं तो इसी के बेस पर ऑर्गन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है यहाँ पर? होमोलोगस और एनालोगस. आई थिंक आपने 10th में भी इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच कर चुके हैं, है ना. 2 टाइप्स में डिवाइड किया अपन ने. कौन कौन से टाइप्स हैं यहाँ पर? होमोलोगस, थोड़ा सा ध्यान आ गया होगा आपको 10th का. वही चीज़ अभी भी है, एनालोगस. ओके, राइट. अब इसको लेते हैं अपन सी नंबर आता है अपना कंपैरेटिव एनाटॉमी. कंपैरेटिव एनाटॉमी में अपन किसको लेते हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी में अभी मैंने पॉइंट्स लिखे थे ना, उसी में से एक पॉइंट ले रही हूँ. शोज बोथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंट अमंग द प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म एंड दोज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर. मीन्स जो होमोलोगस और एनालोगस में जो बेसिक डिफरेंस क्या है इनका, ये अपने को इसमें कंपैरेटिव स्टडी करना. मतलब आज जो अपन हैं, अपने पहले जो ह्यूमंस थे उनमें और अपन में क्या डिफरेंस है, ये अपने को बताना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग. तो होमोलोगस सबसे फर्स्ट अपन यहाँ लेते हैं. होमोलोगस मीन्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेम origin and same structure but फंक्शन इसका डिफरेंट होता है. फंक्शन इज डिफरेंट. इट इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन्स. एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं यहाँ पर होमोलोगस का. 4 limbs of bats, मेन और चीताज. ठीक है. मीन्स जो 4 लिम्ब है, बैट इनको फ्लाई करने में यूज करती है, मेन इनको वैसे यूज कर लेता है डिफरेंट टाइप के वर्क करने में, चीता इनको घूमने फिरने में यूज करता है. वर्टिब्रेट्स में अपन देखें, इनकी बात करें तो वर्टिब्रेट्स में हार्ट और ब्रेन, इसको अपन यहाँ पर ले सकते हैं. तो इट मीन्स होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे हुए या ऑर्गेनिज्म कैसे हुए? द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेम origin बट सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज डिफरेंट. एग्जाम्पल मैंने 4 लिम्ब का आपको यहाँ पर दे दिया है. नेक्स्ट आता है अपना कि यदि अपन प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करें तो थ्रॉन्स और किसको ले सकते हैं? टेंड्रिल्स को. टेंड्रिल्स और थ्रॉन के फंक्शन सभी को आई थिंक बहुत अच्छे से मालूम है. 11th में अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. थ्रॉन्स ऑफ बोगनविलिया,
एंड टेंड्रिल्स ले सकते हैं अपन, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबुटा, कुकुर बेटा, है ना, रिप्रेजेंट होमोलॉजी। अब यही चीज़ होगी ना, थ्रोन्स भी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, टेंड्रिल्स भी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, बट इनका फंक्शन अलग अलग हो जाता है। जो टेंड्रिल्स हैं, जो बेल वाले प्लांट्स होते हैं, अपन ने देखे हैं बेल वाले पौधे होते हैं, वो ये क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। फ्लाई बेट का है, 4 लिम्ब में अपन ने, मैंने बताया था, मीन्स आर 4 लिम्ब, एंड चीता का जो 4 लिम्ब है वो रन करने में हेल्प करता है, फ्लाई करने में, बैट में फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर भी सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। इफ वर्टिब्रेट में अपन देखें, हार्ट एंड ब्रेन है, अकॉर्डिंग टू चैम्बर वाला अपन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लेते हैं, तो ऑक्सीपिटल लोब होता है ब्रेन में, जो स्ट्रक्चर तो सेम है बट फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है। वाइल थ्रॉन्स और टेंड्रिल्स को देखें तो थ्रॉन्स डिफेंस में, टेंड्रिल बेल वाले प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं, मतलब फंक्शन सबके डिफरेंट हो रहे हैं ना। अब अपन यहाँ एनालोगस की स्टडी करते हैं। एनालोगस मीन्स सेम फंक्शन बट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन डिफरेंट डिफरेंट होता है इनका। जस्ट अपोजिट हो गई ना डेफिनेशन, है ना। तो इट मीन्स इनका फंक्शन तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर इन एनालोगस ऑर्गन्स की और ओरिजिन जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों, है ना। तो इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं आइज का, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मेन, इन दोनों का अपन स्टडी करें तो दोनों के फंक्शन डिफरेंट होते हैं, है ना। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, मोस्टली ये वाला आपको बहुत आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, लिम्स का, बटरफ्लाई का एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आता है। एक आपको स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो का भी आता है, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, ठीक है ना। एक आता है आपको एग्जाम्पल मोस्टली स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, फंक्शन तो सेम होता है दोनों का, स्टोरेज ऑफ फूड, बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये तो मॉडिफाइड आपको मालूम है, 11th में ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हैं। मॉडिफाइड क्या होता है, रूट होती है, और ये मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने होमोलोगस और एनालोगस को यहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब अपन देखें, जैसे क्लास 11th में अपन ने लाइकेन को भी पढ़ा है, यहाँ पर ले लेती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना। ये अपन लाइकेन, लिचेन भी कई जगह इसका प्रोनाउंशिएट करते हैं, लाइकेन को स्टडी किया था अपन ने। लाइकेन सिंबल है उस प्लेस के पॉल्यूशन फ्री होने का, राइट। सो एक और थ्योरी आती है यहाँ पर देखें अपन तो उसका नाउ जो अपन नेचुरल सिलेक्शन की स्टडी पढ़ रहे हैं ना, यहाँ कर रहे हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ अपन हेडिंग ही लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कौन कौन से एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसमें इंडस्ट्रियल, आपकी बुक में एज इट इज दे रखे हैं एनसीईआरटी में, मेलेनिज्म। ये क्या है, मेलेनिज्म के नेम से ही पता चल रहा है एक कोई ये पिगमेंट होता है, मतलब इस कहना चाहिए अपने को थ्योरी से एक टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का एक टाइप है, इसमें अपन ने बताया था कि 1850 में जब तक कोई इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, मतलब
कोई इंडस्ट्रियल काम होता ही नहीं था, मतलब कोई इंडस्ट्रीज आई नहीं थी, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं थी, है ना। मीन्स जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम की बात है, मतलब जब इंडस्ट्रीज थी नहीं, उस टाइम पर क्या था, दैट टाइम एनवायरनमेंट एकदम क्लीन था। और क्लीन क्यों, पोल्यूशन होगा ही नहीं, जब इंडस्ट्रीज नहीं है तो नो एनी पॉल्यूशन। तो जब कोई ऐसा प्लेस जहाँ एनवायरनमेंट में कोई पॉल्यूशन नहीं है, तब लाइकेन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अपन ने पढ़ा था कि लाइकेन सिंबल होता है नॉन पॉल्यूटेड एरिया का, बिकॉज ये पॉल्यूशन को खा जाता है। अपन मैंने उस टाइम 11th में भी आपको ये चीज़, मेरे 11th के प्रीवियस वीडियोस में देखना आप, उसमें ये सेंटेंस भी यूज किया है कि लाइकेन क्या करता है, पॉल्यूशन को खा जाता है। इसीलिए पॉल्यूशन फ्री एरिया का सिंबल माना जाता है लाइकेन। तो लाइकेन को स्टडी किया था जब अपन ने, तो लाइकेन सिंबल है किसका, उस प्लेस के पॉल्यूशन फ्री होने का, राइट। सो मॉथ जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं लाइक बटरफ्लाई, ये 2 टाइप्स के होते हैं अपने को मालूम है। एक तो लाइट कलर के होते हैं मॉथ, मतलब एक तो होते हैं लाइट विंग्स वाले, मीन्स वाइट होते हैं, और दूसरे होते हैं डार्क विंग्स वाले सॉरी, है ना। तो डार्क में ब्लैक भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, है ना। अब इनका साइंटिफिक नेम क्या है, जो वाइट वाले हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है विस्टेन। कई बार नीट में आपका एग्जाम पूछ भी लेते हैं इनका साइंटिफिक नेम, विस्टेन विटुलेरिया टिपिका, ये इनका साइंटिफिक नेम होता है, जिसका वाइट विंग्स वाले जो मोथ होते हैं, ब्लैक विंग्स वाले जो मोथ होते हैं या डार्क कलर के, उनका होता है विस्टेन विटुलेरिया कार्बोनीरा, ये इनके साइंटिफिक नेम है दोनों के, है ना। अब आता है कि जब अपन ने पढ़ा, मैंने नाउ इफ एनवायरनमेंट एकदम क्लीन है, ऑल थिंग्स लाइट कलर में है, और उस टाइम पर उसी एनवायरनमेंट में कोई वाइट कलर की मोथ बैठी हुई है ना, मोथ यहाँ पर बैठी हुई है। तो इस वाइट कलर में ये अपन देख रहे हैं ना, अपना ब्लैक जो वाइट बोर्ड है एकदम वाइट है, और इस पर वाइट कोई मोथ बैठी हुई है, ये तो ये अपने को दिखेगी क्या, इस पर नेचुरली है कि अपने को ठीक से नहीं दिखेगी। तो कोई भी प्रीडेटर्स जो आएगा, है ना, उसको भी दिखाई नहीं देगी। और दैट टाइम क्या होगा, दैट टाइम ओनली डार्क विंग वाली जो मॉथ्स हैं, ये मैंने डार्क विंग वाली मॉथ बना दी, ये ही अपने को यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर समझ लीजिए एक मॉथ है, मैं यहाँ लिख रही हूँ वाइट मॉथ, तो ये आपको दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, ये दिख रही है। अब ये दिख रही है तो क्या हुआ, प्रीडेटर्स को भी ये वाली मॉथ नहीं दिखेगी, डार्क वाली विंग वाली मॉथ ही दिखाई दे जाएगी। तो क्या होगा, डार्क विंग की जो मॉथ्स है उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कब, आफ्टर 1920, तब मतलब 1920 तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, और हो चुका था तो क्या हुआ, फिर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। मीन्स पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्या हुआ, पॉल्यूशन क्रिएट हो गया था, और पॉल्यूशन क्रिएट हो गया था तो जितने भी कार्बन, स्मोक, गंदगी, ये सब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। और जब ये एटमॉस्फेयर में फैल चुकी थी तो क्या होगा, डार्क विंग वाली मॉथ्स, तो अब इसमें, या मैं इसकी जगह ब्लैक बोर्ड रख लूँ, है ना, तो ब्लैक बोर्ड में मैं उस पर ब्लैक मॉथ्स को रख दूंगी, उस पर वाइट मॉथ्स को रखूँ तो कौन सी दिखेगी, वाइट वाली दिखेगी ना, ब्लैक वाली नहीं दिखेगी, है ना। तो फिर क्या हुआ उस टाइम पर, एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन किसकी कम हो गई, वाइट मॉथ्स की पॉपुलेशन ऑल एरियाज में कम हो गई, जहाँ पर
अर्बनाइजेशन हो रहा था, मीन्स अर्बन एरियाज में, बट रूरल एरियाज में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं था वहाँ पर तो इनकी पॉपुलेशन फिर भी मेंटेन हो गई। किनकी? वाइट माउथ की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो एनवायरनमेंट क्लीन था, और क्लीन था इसीलिए वाइट माउथ प्रीडेटर्स को दिखती नहीं थी, मतलब ये एक तरह से इंसेक्ट थे, है ना। और जो ब्लैक मॉथ थी वो दिख जाती थी, डार्क मॉथ। बट जो अर्बन एरियाज थे जिनमें अर्बनाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रीज आ चुकी थी, उनमें इनकी वाइट मॉथ की पॉपुलेशन कम हो गई थी। अब क्या हुआ? सो स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए। तो क्या हुआ उस टाइम पर कि उस पिगमेंट को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। किस पिगमेंट को? ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है मेलेनिज्म। मेलेनिन एक पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट को मतलब कहना चाहिए अपने को, जो डार्क बीइंग मॉथ में प्रेजेंट था, इट इज़ नोन एज मेलेनिन पिगमेंट। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, तो इसमें डार्क बीइंग मॉथ के पास जो मेलेनिन पिगमेंट थी, उस रीजन से वो अपने आप को डार्क रीजन में सेव कर पा रही थी। मीन्स कहना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर अपने आप को उन्होंने चेंज कर लिया था, अपने आप को सरवाइव कर लिया था, मतलब सरवाइव करने के लिए प्रिपेयर कर लिया था। जो वाइट विंग्स थी, वाइट विंग्स वाली मॉथ थी, मेलेनिन पिगमेंट को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे वो एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर पा रही थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक थ्योरी यहाँ पर आ जाती है, अपन देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स, मतलब कि कौन सी जो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही यही है कि जो अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं वो तो सुपीरियर बन जाएंगे, और जो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो इन्फीरियर, मतलब डिक्लाइन हो जाएंगे, पीछे एलिमिनेट हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है ना। अब एक थ्योरी और आपकी बुक में दे रखी है, रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। ये क्या है? ये है कि नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स या एंथ्रोपोजेनिक मीन्स लाइफ में जो न्यू ऑर्गेनिजम्स का ऑरिजिन होता जा रहा है, और इन ऑर्गेनिजम्स में, या कह सकते हैं अपन ऐसे, इन ऑर्गेनिजम्स में एडेप्टेशन कैसे हो रहा है। अभी अपन ने किया ना, इनने एडेप्ट कर लिया अपने आप को, ऐसे एडेप्टेशन कैसे हो रहा है, इसमें ह्यूमन का क्या रोल है, मीन किस टाइप से ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मीन्स हम अपनी क्रॉप में देखते हैं ना, अपन अपने घरों में भी या खेतों में देखते हैं, इंसेक्ट्स से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और वो पेस्टिसाइड्स मान लीजिए अपना डीडीटी है, ठीक है, और डीडीटी है तो डीडीटी का यूज़ किया और बहुत एक्सेस यूज़ कर लिया, तो इससे इंसेक्ट की डेथ हो गई। बट उसमें भी सम उस डीडीटी वाले एरिया में भी सरवाइव कर गए, मतलब इंसेक्ट में कोई केमिकल्स, कोई डिफेंस है जिससे उन्होंने डीडीटी को सरवाइव करने की एबिलिटी दे दी। मतलब जैसे इंसेक्ट पर डीडीटी डाला, ठीक है, अब इनमें से ये समझ लीजिए ये इंसेक्ट थे, इनमें से कुछ तो मर गए और कुछ के अंदर ऐसा कोई केमिकल था, ऐसी कोई एबिलिटी थी जिससे ये सरवाइव कर गए, ये अलाइव रह गए, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, आफ्टर सम टाइम एज अ रिजल्ट अपनी जनरेशन को जो है न्यू इंसेक्ट को प्रोड्यूस कर दिया। इनके अंदर भी ये फीचर आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी का प्रेजेंट था, मीन्स ह्यूमन की वजह से इनमें एवोल्यूशन हो गया था। अब ह्यूमंस की वजह से जब इनमें एवोल्यूशन हो गया तो क्या होगा वहाँ पर, अदर देन इसके माइक्रोब का यूज़ करते हैं अपन, है ना, हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। सो स्टूडेंट्स जो है बी डिस्कस्ड एंथ्रोपोजेनिक, जो अपन ने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। अब एंथ्रोपोजेनिक में अपन ने जो डिस्कस किया उसमें नेचुरल थ्योरी भी अपनी आ गई और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स भी आ गया, और इसके आगे की थ्योरी अब अपन
नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको फिर समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ केमिकल्स में अपन ने डीडीटी का एग्जांपल लेकर यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सेम मैंने वही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमंस की वजह से जो इवोल्यूशन हुआ उसको अपन बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, और इसकी वजह से जैसे खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो डीडीटी का यूज़ करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, तो उस टाइम पर उन इंसेक्ट में से सम इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो इनके अंदर एबिलिटी होती है जो उस डीडीटी में भी अपने आप को सरवाइव कर जाते हैं, और जब ये अपनी जनरेशन को इंक्रीज करते हैं आफ्टर सम टाइम, तो और न्यू जनरेशन में भी ये फीचर आ जाता है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी का। इस तरह से अपन ने ये टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया। थैंक यू।